हाँ, यहाँ से होगा थर्ड चैलेंज। द थर्ड चैलेंज यही से ना? यस सर। चलो देखो, कहता है अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे पढ़ करके आए हैं यहाँ तक में, वो हम लोग जो शुरू किए थे चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दो हम लोग चैलेंज देखे थे। फर्स्ट चैलेंज जो था वो इंटरनल डेमोक्रेसी का बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी है कंट्री में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा जो चैलेंज हमें देखने को मिला, वो दूसरा चैलेंज हमें देखने को मिला डायनेस्टिक का, है ना? डायनेस्टिक का हमें देखने को मिला। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे मनी एंड मसल्स का। मनी एंड मसल्स का यानी कहने का मतलब यहाँ पर पैसे का बात कर रहा है, ताकत का बात कर रहा है, बाहुबली जो होते हैं उस टाइप के लीडर का बात कर रहा है। द थर्ड चैलेंज इज ऑल्सो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द रोल ऑफ मनी एंड द मसल्स पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। जब इलेक्शन होता है ना, खास करके उस सेक्शन के दौरान ये और ज्यादा देखने को मिलता है। सिंस पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना वो हमेशा फोकस करते हैं किसी तरीके से इलेक्शन जीता जाए, एंड दे टेंड टू यूज ऑफ शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। और वो प्रयास करता है कि समय में शॉर्टकट तरीके से इलेक्शन को जीता जाए। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉस ऑफ मनी। देखो क्या कहता है, दे टेंड टू द नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, यानी जिनका पहुंच या तो ऊपर तक हो या फिर जिनके पास पैसा ज्यादा हो उनको पहले खोजा जाता है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू पार्टीज टू टेंड टू गिव इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टीज। और जो रिच पीपल होते हैं या उसके जो बिजनेसमैन होते हैं करीबी, वो उन्हें पैसा देते हैं ताकि किसी तरीके से ये जीत जाए। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन, और कई बार तो पार्टी क्या करती है, क्रिमिनल को सपोर्ट भी करती है जिससे वो जीत जाए, उसके डर से लोग उसे वोट दे दे। एंड डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड वरी अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल, और दुनिया के सभी डेमोक्रेसी इस चीज से डरे जा रहे हैं कि अगर रिच पीपल भी इसमें आ गए और रिच पीपल ही सिर्फ इसमें आकर के जम गए तो फिर गरीब आदमी का कभी कल्याण के बारे में सोचा ही नहीं जाएगा। वो हमेशा अपने बिजनेस के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में फोकस करेंगे। वो कोई प्लान बनाएंगे भी तो खास करके उनके लिए जो उनसे रिलेटेड हो, जो उनके बिजनेस से रिलेटेड हो। तो दुनिया की जितने भी डेमोक्रेसी कंट्री हैं सब जगह ये खतरा मंडरा रहा है। एंड बिग कंपनीज डेमोक्रेसी पॉलिसीज, कहीं ना कहीं रिच पीपल और रिच जो कंपनी होती है, बिग कंपनी होती है, वो डेमोक्रेटिक पॉलिसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इंडिया में भी देख सकते हैं इस चीज को। तो मनी और मसल्स पावर बहुत बड़े लेवल पे इंडिया को क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है, यहाँ की डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खा रहा है। और इस मनी और मसल्स पावर को लाने में पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा रोल है। तो ये भी एक इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस, यानी कि वो लोगों के लिए चॉइस जो है, जो जरूरतें हैं, जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं करता है कई बार। In some order to the of meaning choices, parties must have significant different. In recent years, there have been to decline in the ideology difference among the parties most parts of the world. For example, difference between Labour Party and Conservative Party in Britain is very little. हुआ क्या ना कि जितने भी अब पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है, सबों का मकसद लगभग, पहले क्या होता था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती थी तो किसी एक पर्पस से बनती थी, उसके बनने का कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन होता था, उसके बनने का कोई एक स्पेसिफिक रीजन होता था। और अभी की जो पॉलिटिकल पार्टी है सबकी लगभग पॉलिसी वही रहती है। जो ए के पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी थी वही बी के पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी होगी। अब लोगों के पास क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि ए को चुने कि बी को चुने, क्योंकि दोनों का मकसद सेम ही है, दोनों का लगभग तरीका एक ही है। तो इन आवर डेमोक्रेसी टू डिफरेंट अमंग द ऑल मेजर पार्टीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी हैव बीन रिड्यूस। हुआ क्या कि सब इकोनॉमिक पॉलिसी को कम ध्यान दिया है और अदर चीजों पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे, इसलिए बोला गया कि ऑर्डर टू डू नॉट सीम टू ऑर्डर टू मीनिंगफुल चॉइस,
यानी जो जरूरत है, जो जनता के लिए भलाई का पॉलिसी हो सकता है वो कम है, इकोनॉमिक कंडीशन की पॉलिसी कम होती है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के इंडिया जैसे कंट्री में देखोगे तो पार्टी का फोकस ज्यादा होता है। अब जो रियली में चाहते हैं कि कुछ एक अच्छे पॉलिसी वाले सरकार बनाया जा सके, एंड दोज हु वांट टू रियली डिफरेंट पॉलिसी डू नॉट ऑप्शन टू अवेलेबल टू देम, लोग उसको चुनते ही नहीं है। Sometimes people cannot even elect is a very different leader either they because some sets of the leaders keep shifting from one party to another party। कई बार तो लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी क्या, सिर्फ कई मेंबर को ही सिर्फ वोट देते हैं ना कि ये मेंबर अच्छा काम कर रहा है, कई केसेस में ऐसे भी होता है। लेकिन मोस्टली केसेस में जो है ना, लोगों के पास ये ऑप्शन खत्म हो जाता है कि वो चुने तो चुने किसको, क्योंकि सबों का लगभग लगभग एक ही तरीके का पॉलिसी हो जाता है, और वो पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत कम, अदर पॉलिसी ज्यादा होती है। तो ये चीज समझने में अगर चारों को दिक्कत है किसी को पॉइंट में तो बोलोगे, इस चारों पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलोगे। लैक्स ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, एक बार फिर बोल रहे हैं, लैक्स ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा हो गया डायनेस्टिक सक्सेशंस, तीसरा हो गया मनी एंड मसल्स पावर, चौथा हो गया मीनिंगफुल चॉइस। किसी को वो दिक्कत है तो बोलो। सर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेती है इन सब पे? इलेक्शन कमीशन एक्शन लेती है, लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि तुम अपना मैनिफेस्टो, तुम अपना प्रोग्राम बना रही हो, अब उसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन बस ये देखेगा कि कंडक्ट सही से कराया जा सके, ठीक है। बाकी मैनिफेस्टो तुम्हारा जो भी तुम्हारा अपना पॉलिसीज हो उस पे इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? अब ये डिपेंड करता है हमारे पे भी ना कि हम लोग भी वही चाहते ही है, नहीं समझी? अब हम लोग भी क्या है ना कि हम लोगों को भी डेवलपमेंट से ज्यादा मंदिर मस्जिद जरूरी हो गया, डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस ना करेंगे, बेरोजगारी पे फोकस ना करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, हम धर्म को लेके कहाँ पर हैं, हम अपने जाति को लेकर के कहाँ पर हैं। हमारे लिए जो है वो जाति और धर्म जो है वो पहला प्रायोरिटी बन जाता है। तो ऑब्वियसली वो लोग भी तो इसी का फायदा उठाएगा ना, कि वो जानता है कि लोग यही चाह रहे हैं। तो जब भी किसी भी देश में धर्म को लेकर के राजनीति होती है तो आने वाले समय में उस देश का विनाश हो जाता है। तो शायद उस रास्ते पे हम लोग भी चले हैं। इतना धर्म को लेकर के पहले लोगों में कट्टरता नहीं थी, जो आजकल कुछ ज्यादा ही हो गई है, और पॉलिटिकल पार्टी भी इसी का फायदा भी उठाना चाहती है। कोई हिंदू को लेकर के, कोई मुस्लिम को लेकर के, कोई ये जाति को लेकर के, वो जाति को लेकर पार्टी बनने लग गई है। तुम देखना गौर करके, कई ऐसे आजकल पार्टी बन रहे जो स्पेसिफिक नाम से ही बनता है पार्टी, फलाना जाति का पार्टी, फलाना ये पार्टी, फलाना वो पार्टी। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी सोसाइटी में और दूरी बढ़ेगा लोगों के बीच में, ना कि दूरी घटेगा, और दूरी बढ़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट स्पेसिफिक वर्क करेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस स्पेसिफिक वर्क करेगी, तो फिर कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। और कोई बोलो। सर अब यही बात, कौन सा पॉइंट बोलो वो? द फोर्थ चैलेंज वाला सर। अच्छा, फोर्थ चैलेंज में ना ये कह रहा है ना कि मीनिंगफुल चॉइस, मतलब ये हो गया ना कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही वैसा नहीं बचता है जो तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी चल सके। हर पॉलिटिकल पार्टी की जो लगभग चॉइस होती है ना, वो लगभग लगभग सेम हो जाती है। मान लो कि 4 पार्टी है, मान के चलो, ऐसा करो, ऐसे समझो, देखो मान के चलो 4 पार्टी है, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है, और कोई डी है, मान के चलो। अब ए पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम रिलीजन को लेकर के ज्यादा कंसस रहेंगे, कास्ट को लेकर के ज्यादा कंसस रहेंगे, कल्चर को लेकर के ज्यादा कंसस रहेंगे, डेवलपमेंट पे फोकस उतना ज्यादा नहीं करेंगे। चलो, एक सी पार्टी है, बी पार्टी है, उसने बोला कि हम क्या करेंगे, कास्टिज्म पे ज्यादा फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे भी फोकस करेंगे, लेकिन पहले हमारे कास्टिज्म प्रायोरिटी होगी, फिर उसके बाद हम रीजनल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे। सी पार्टी आई, वो भी कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम बन रहा है, डी भी आया, लगभग वो भी यही सब चीज बताया। तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि चुने तो चुने किसको।
ये भी कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के, कास्ट को लेकर के बात कर रहा है, ये भी रीजन बेस का बात कर रहा है, नेशनल लेवल की कुछ बात ही नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट नेशनल लेवल की बात होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऐसा हो, मान लो ओरिजिनल ही डेवलपमेंट बना प्रोग्राम बनाएगा, लेकिन उसके पॉलिसी बनाने से नहीं हो जाएगा ना, उसके अंदर जो पार्टी बैठा हुआ है या उसके अंदर जो पूरा टीम बैठा हुआ है उसका बात भी तो देखना होगा ना। इसलिए जब भी हम वोट डालने जाते हैं ना, तो वोट डालने के समय हमारे दिमाग में सिर्फ कैंडिडेट नहीं होता, हमारे अंदर पार्टी भी होती है कि वो किस पार्टी से बिलोंग कर रहा है और उस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, वो पार्टी किस बेस पे काम करना चाहती है। देखो क्या, एक गौर करना किसी चीज को, इसको अदरवाइज मत लेना या फिर कभी भी हम इसको किसी पार्टी से जोड़ के नहीं बता रहे हैं, तुमको हम बताने का बस ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था, तो 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो दो पार्टी सबसे बड़ी थी, कांग्रेस पार्टी थी और बीजेपी थी। कांग्रेस डोमिनेट उस समय कर रही थी, लेकिन बीजेपी को लोग, कांग्रेस से लोग उस समय हार रहे थे। सॉरी, कहने का मतलब कांग्रेस से लोग एक तरीके से उब चुके थे लोग, इतना ज्यादा स्कैम वगैरह हो चुका था उस समय कि लोग एक तरीके से भ्रष्ट पार्टी के नंबर में इसको रख दिया था। तो लोगों के पास एक अच्छी पार्टी ऑप्शन के रूप में चुन करके दिखाई दे रही थी, वो बीजेपी दिख रही थी, तो लोग बीजेपी को चुन रहे थे। लेकिन जो पुराने लोग थे, यानी जो एजेड लोग थे या जो एक्सपीरियंस लोग थे, वो इस बात को शुरू में ही बता दिए थे कि जब जब ये पार्टी आती है या जब जब पार्टी आई है, तो वो इसका पर्पस जो होता है वो नेशनल सिक्योरिटी की बात ज्यादा होती है, राष्ट्रीयता की बात ज्यादा होता है ना। हर बात को कहीं ना कहीं देश के प्रति जोड़ करके देखा जाता है। ये हम नहीं कह रहे कि ये खराब बात है, लेकिन इनके काल में जब जब ये इनकी सरकार आई है, तो कई क्षेत्रों में ये देखने को मिला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, बढ़ जाता है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है ना। जिसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से इन्फ्लेशन बोला जाता है, या फिर इसको कह दो एक तरीके का कि हर चीज का जो आज देख रहे हो रेट जो बढ़ रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट से भी कहीं ना कहीं ये ज्यादा रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग इनको तो चुन दिए, अब इनका जो अपना पॉलिसी है वो पॉलिसी पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक तरफ अब हम जो चुनेंगे, तो एक तरफ हमारे पास कुआं है, दूसरा तरफ खाई हो गया, तो फिर चुने तो चुने किसको। कोई भी एक एक्चुअल में बेहतर पार्टी ही नहीं बन पाती है जो हमारे लिए कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम कर सके, जो देश के बेरोजगारी के लिए काम कर सके, देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने को लेके काम कर सके। तो वही होता है कि जनता के सामने क्या हो जाता है ना, कि ऑप्शन की कमी हो जाती है। पार्टी बहुत सारी है, लेकिन कोई पार्टी ऐसी दिखती नहीं है जिसके मैनिफेस्टो से ये साफ साफ झलके कि वो डेवलपमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे, गरीबी पे काम करना चाहती है। तो वही बोला जा रहा है कि पार्टी जो होती है ना, सबकी लगभग लगभग जो है वो तुमको पॉलिसीज एक ही जैसा देखने को मिलेगा। तो यही वजह होता है कि लोगों के पास थोड़ा सा ऑप्शन की कमी हो जाती है। आज कहा जाता है ना कि बीजेपी को छोड़ करके दूसरी कोई और पार्टी है ही नहीं जो देश को चला सके। तो फिर सवाल आता है कि अगर इसके अलावा नहीं है, तो फिर इसके एक ही के हवाले देश को तो नहीं कर दिया जाएगा, कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो अपोनेंट्स पाना ही पड़ेगा। अब मान लो कि कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि दूसरी पार्टी और भी बहुत सारी नहीं होगी, लेकिन वही बात है कि लोग किसी के पॉलिसीज को या फिर वही उसी तरीके का, जिसे नेशनल डेवलपमेंट का बात कर रहे थे, उस पर कोई पार्टी काम ही नहीं करती है, तो लोग ज्यादा फोकस नहीं करते अदर पार्टी को। तो यही बात होती है। समझ में आया यहां तक? यस सर। चलो, अब वही बात है कि हाउ कैन बी पार्टी रिफॉर्म। अब ऐसे तो चलाया भी नहीं जा सकता है, इस तरीके से तो पार्टी चल भी नहीं सकती है। तो फिर आपके पास कोई ना कोई तो ऐसा जरूर तरीका होना चाहिए जिससे पार्टी को चलाया जा सके। तो पार्टी को चलाने को लेकर के सरकार ने क्या किया है, कुछ गाइडलाइन, ये क्या नाम है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करवाया है कि आपको ये सारी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। In order to affect these challenges, political party need to be reformed. अब ये सारे जो हम चैलेंजेस देखे, इस चैलेंजेस से हमें ये पता चला कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म मतलब बदलाव। The question is that are political party willing to reform?
पहला तो सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करना चाहती है। तो अब एक बात बताओ, जब पॉलिटिकल पार्टी से को इसी से फायदा ही है, ऐसे में ही वो अपना फायदा उठा ही लेता है, तो कभी भी चाहेगा कि ना 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 भाई हमको फायदा हो रहा है और हम अपने आप को बदल ले जिससे हमको फायदा ना हो। वो कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा इस चीज को। तो क्या कहता है कि सबसे पहला तो सवाल ये है कि आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन जिसको आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं आप उससे पूछिए कि वो रिफॉर्म होना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, पहला सवाल। दूसरा, इफ द वे आर विलिंग, मान लो कि वो विल भी हो गए, चाह भी लिए कि हाँ ठीक है हमको चाहना है, तो व्हाट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस रिफॉर्मिंग, क्या क्या तुमको ध्यान रखना हो, क्या क्या तरीका तुम दोगे। इफ दे वर नॉट विलिंग टू पॉसिबल टू फॉर्म अप, अगर वो नहीं चाह रहे तो फिर आप क्या करोगे। सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चंस, सारे देश के लोग यही बात सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर तरीका क्या अपनाया जाए। तो क्या बोला गया कि दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर इन डेमोक्रेसी, फाइनल डिसीजन मेड बाय द लीडर्स हु रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकल पार्टीज। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इन अ डेमोक्रेसी कंट्री में बोला गया कि फाइनल डिसीजन मेड बाय द लीडर्स, फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, लीडर के द्वारा, हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, एंड पीपल कैन रिप्लेस देम, पीपल चाहे तो उसको रिप्लेस कर सकता है, बट ओनली बाय द अनदर सेट ऑफ पार्टीज लीडर, वो क्या करेगा, दूसरा पार्टी को बना सकता है। अब मान लो दूसरा पार्टी जिसको तुमने बनाया अगर फिर वही वो भी काम वही करे तो फिर क्या करोगे। तो वही बात होता है यहाँ पे। तो हमें कहीं ना कहीं अब एक पॉलिटिकल पार्टी को हटाया, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को बनाया, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी भी वही कर रहा है, हमने तीसरा को बनाया फिर वही कर रहा है, तो ये तो हमारे पास उपाय नहीं है। बार बार पार्टी बदल देना उपाय नहीं है, इससे अच्छा है कि तरीका बदले हम, कि एक भी वही पॉलिटिकल पार्टी आए और वही काम करे, ना कि अगला के चुनने की हमें ऑप्शन रहे। एंड हाउ कैन बी एनी फोर्स देम टू चेंज, और कैसे ये हो सकता है। इन द रिसेंट रिपोर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, कुछ हमारे यहाँ सजेशंस दिया गया, हम उस सजेशंस पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा सजेशन देखो क्या है, सुनना। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेर इंक्लूड इन डिफेक्शंस in order to becoming minister for for become minister or for cash reward। इसको कैसे समझोगे। तो पहले क्या होता था कि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो बीजेपी से खड़ा है, बी कोई एक व्यक्ति है जो कांग्रेस से खड़ा है, सी कोई व्यक्ति है जो दूसरा किसी अदर पार्टी से खड़ा है, मान के चलो ओपी कर दिए। अब इसमें से मान लो कि कांग्रेस को जीतने के लिए 2-3 वोट, मतलब 2-3 सीट कम हो गया, 2 से 3 सीट मान लो कम हो गया। अब वो क्या करेगा, देखा कि बीजेपी में अच्छे खासे लोग जीते हुए, तो कुछ लोगों को इधर बुला लो, कुछ लोगों को इधर बुला लो, क्योंकि हम लगभग सरकार बनाने की स्थिति में है, 2-3-4 लोग अगर इधर आ गए तो हम सरकार को कंफर्म बना लेंगे। तो कुछ लोगों को ऑफर पहले दे दिया जाता था, कुछ कैश दे दिया जाता था, कुछ कैश नहीं दिया जाता था, कुछ मतलब समझ लो यहाँ पे करोड़ों का बात होता था, या फिर उन्हें मिनिस्टर बनाने का ऑफर दे देता था कि तुम यहां से छोड़ करके मेरे में आ जाओ, हम मिनिस्टर बना देंगे। ये कब की बात है, इलेक्शन के होने के बाद, जब रिजल्ट आ चुके तब। यानी इसने क्या किया कि अपने पर्सनल रीजन की वजह से, अपने पर्सनल गेन की वजह से, पर्सनल ग्रीड की वजह से इसने अपने पार्टी को लात मार दिया और आ गया इसमें। इसने सिर्फ पार्टी को लात नहीं मारा, बल्कि ये जिस एरिया से खड़ा था उस एरिया के लोगों के मत को लात मार दिया। क्योंकि ये जब जीता था तो लोग ने इसको किसी पार्टी स्पेसिफिक के लिए जिताया था, मान लो उसको बीजेपी के लिए जिताया गया, लेकिन वो क्या किया, अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो जाकर के कांग्रेस में शामिल हो गया। मान के चलो कांग्रेस को तो फायदा हो गया, लेकिन बीजेपी को लॉस हुआ, और बीजेपी से भी बड़ा लॉस क्या हुआ कि जनता का अपमान हो गया। ऐसा पहले बहुत होता था, ऐसा केस पहले बहुत होता था। पार्टी कैश या मिनिस्टर के ऑफर के चलते जो है वो अपना पार्टी बदल देते थे, कई ऐसे लीडर देखने को मिले। तब जरूरत पड़ा सुप्रीम कोर्ट कर इस पर कानून बनाने का कि नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबसे सुपर, या कह सकते हो कि सबसे ऊपर जनता है, और जनता का अपमान कभी भी बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। तो सरकार ने क्या किया, सॉरी सरकार बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर एक लॉ बना दिया। एनएमपी चेंज पार्टीज, अगर वो मान लो, अगर अब वो बदलते हैं किसी भी तरीके का पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तरीका बना दिया कि एमपी चेंज पार्टी अगर वो करते हैं तो ही और सी विल बी लॉस सीट इन द लेजिस्लेशन, ये जिस जगह से खड़े हैं उनका वो सीट खत्म हो जाएगा। दिस न्यू लॉ हेल्प टू ब्रिंग टू द डिफेक्शंस लॉ and this is time to meet to the of to dissent even more difficult. MP MLA as have to accept whatever the party's leader decided. हालांकि शुरुआती दौर में तो पार्टी ने इसको डिसाइड नहीं किया होगा, शुरुआती दौर में पार्टी तो नहीं ऐसा चाहता होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता होगा, लेकिन सरकार ने कानून बनाया। फाइनली आज एक ऐसे कंडीशन पे हम लोग आ चुके जहां पर ये कानून अब हमें एक अच्छाई की तरफ ला दिया है, और हर अब पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। तो इस कानून को बोलते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शंस नाम सुना होगा तुम लोग, हिंदी में बहुत बार सुनता है, अपने अपने में तुम लोग बात करता है, दल बदल बोलते हो ना कि दल बदलू है, ये दल बदल लेता है, कई ऐसे तुम लोग वर्ड ही लॉ, एंटी डिफेक्शंस लॉ। दूसरा बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। याद आ रहा है मनी और क्रिमिनल्स पावर यूज हो रहा था, पीछे हम लोग पढ़े थे चैलेंज नंबर 3 में। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन इन फाइल एन एफिडेविट गिवन टू हिज प्रॉपर्टीज एंड इन क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। यानी जब मान लो नॉमिनेशन करवाने के लिए गया, तो नॉमिनेशन करवाने के समय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कानून बना दिया है कि आपको नॉमिनेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपना पेपर्स जमा करना पड़ेगा। क्या नाम है आपको, किसके, इलेक्शन कमीशन के पास। यानी वो डॉक्यूमेंट्स और वो ये पेपर क्या होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स पेपर होगा कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कितने जमीन है, कितने घर हैं, कितने कैश है, कितने डेट है, डेट मतलब कर्ज आप पे कितना है, आपको हर कुछ देना है। या आप पर कोई ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल केस है जो पेंडिंग में है या फिर चल रहा है, इस सब को वेरीफाई करवा करके, यही वेरीफाई कराना एफिडेविट कहलाता है, जिसको हम लोग कई लोगों के मुंह से सुनता होगा कि हाफिट डिपिट करवाना है, वो एफिडेविट होता है। एफिडेविट का मतलब हो गया कि आपको सत्यापित करवाना है, एक लीगल आपको क्या करना है, पेपर बनवाना है, और वो लीगल पेपर कौन बना के देता है, तो ये तुमको देता है कोर्ट। तो कोर्ट से जाकर के लीगल पेपर बनवाना होता है, फिर वो पेपर को चेक करना, पेपर को जमा करना होता है। ये एक अच्छी बात है, इससे क्या होता है ना कि इंफॉर्मेशन जो है जनता तक पहुंच जाता है कि फलाना आदमी के पास इतना जमीन है, फलाना लीडर के पास इतना पैसा है, नहीं ये इसके पास ऑलरेडी बहुत पहले पैसा है, ये काम करेगा तो बिजनेसमैन के लिए करेगा, इसको वोट नहीं देना है, हमको ऐसे लोगों को देना है जिनके पास पैसा नहीं है, जो जनता के लिए रियली में काम करना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंच सके, इसलिए ऐसा कंडीशन लाया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक अगर समझो, तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, सुनो, बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ इंफॉर्मेशन गिवन। अब ये तूने एफिडेविट तो करवा के दे दिया, लेकिन ये एफिडेविट जो हुआ, ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हो सकता है तुमने पैसा देकर के वकील को एफिडेविट करवा लिया, लेकिन क्या ये रियल में एफिडेविट सही है या नहीं है, इसको चेक करने वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमने सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, चलो ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाला, वेरीफाई करने वाला कोई है ही नहीं, ये सही में ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। थोड़ा सा यहाँ भी हमें काम करने की जरूरत है। बट देयर इज नो सिस्टम टू द चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू एज द डाउन इट इज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन ये है कि इतना भी हुआ है तो कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन रिच और क्रिमिनल का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो है वो कम हुआ है पॉलिटिकल पार्टी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा, द इलेक्शन कमीशन passed an order to making unnecessary for political party to hold their organization to election and file their income tax return। आपको ITR जमा करना है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब ये कि
आईटीआर समझते होगे कि आपके पास कितना का प्रॉपर्टीज है और उस प्रॉपर्टी का क्या आप आईटीआर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कोई आप पैसा तो कहीं काला धन के रूप में नहीं छिपाए हुए, कहीं आपका पैसा तो ऐसा नहीं है जिसका आप टैक्स बचा रहे हैं, तो आपको इसको टैक्स के रूप में भी आपको सरकार को देना है। द पार्टी हैज स्टार्टेड डूइंग, बट समटाइम्स ये कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी के तौर पे है, रियलिटी के तौर पे ये नहीं माना जाता है। एंड केरली हैज स्टेप टू द ऑफ ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज। तो इस तीनों पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। नो किसी को कोई दिक्कत इस तीनों पॉइंट को समझने में? नो सर। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये जितने भी हम अभी टॉपिक पढ़े हैं ये तीनों टॉपिक हो गया लीगल, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए बनाया गया लॉ है या फिर एक तरीके से तरीका है। इसके अलावे भी कुछ सजेशंस हैं जिससे रिफॉर्म किया जा सकता है। सर टाइम कितना बचा है सर? अमन सर कितने बजे स्टार्ट हुआ था क्लास? कोई याद भी नहीं है। जा अमन सर नहीं है क्या? 10 मिनट है। 10 मिनट, चलो 10 ठीक है। तो हम लोग आगे करते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। कहता है कि beside these many suggestions we are often to made informations of political parties। देखते हैं कुछ आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या कहता है, सुनना। A new law should be made to regulate to internal affairs of political party. It should be made to compulsory for the political party to maintain register for its member, to follow on the constitutions, and to have an independent authority to act the judge of case of party dispute. So hold open election to be highest post। सुनो, याद आ रहा होगा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं था, याद आ रहा होगा सबको। तो एक ये भी सजेशन दिया जा सकता है कि अ लॉ शुड बी मेड रेगुलेट, एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो इंटरनल अफेयर्स के लिए काम करे, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल अफेयर्स के काम कर सके। इट शुड बी मेड कंपल्सरी, यानी कि ये कंपल्सरी कर दिया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन और रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड मेंटेन करे एक फॉर अ मेंबर्स, उसके अपने मेंबर्स के, एंड टू फॉलो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपना खुद संविधान बनाए और अपना माने। जो हर पार्टी का अपना अपना संविधान होता है, हर पार्टी का अपना अपना एक रूल और रेगुलेशन होता है, उसको वो फॉलो करे। एंड टू हैव टू इंडिपेंडेंट ऑथोरिटीज, और उसके पास इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी होनी चाहिए टू एक्ट एज ए जज इन द केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया जाए, जैसे जज जैसा सॉल्व करते वैसे ही एक तरीके से उसमें भी पार्टी के अंदर ये होना चाहिए। एंड टू होल्ड इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, और फिर उसके बाद हाईएस्ट पोस्ट पे किसको बैठाया जाए, हाईएस्ट पोस्ट का डिसीजन कौन करे, ये सब लोगों से पूछ करके तब डिसाइड किया जाए। ये एक अच्छी बात है, ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सुधार करने की जरूरत है, तभी आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को सुधार सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा नहीं। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर्स ऑफ टिकट अबाउट 1/3 ऑफ वुमेन कैंडिडेट। सिमिलरली दिस शुड बी कोटा ऑफ वुमेन डिसीजन मेकिंग दिस बॉडीज ऑफ द पार्टीज। और ये भी चीज कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि कम से कम आपको मिनिमम एक नंबर, जैसे 1/3 जैसा ही हो गया तो 1/3 जैसा नंबर ही आपको कैंडिडेट वुमेन के तौर पे आपको इलेक्शन में उतारना होगा। कम से कम आपको कोटा में कुछ ना कुछ वुमेन का रखना पड़ेगा सीट, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन जब तक ना बढ़ाया जाएगा तब तक क्या होगा, वुमेन का कंडीशन सोसाइटी में सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वुमेन के प्रॉब्लम्स को, वुमेन के कंडीशंस को सिर्फ समझने में, सिर्फ जानने में वुमेन ही रोल प्ले कर सकती है। और वुमेन ही जब कैंडिडेट के तौर पे वहां पे नहीं पहुंचेगी तो फिर वुमेन की समस्या को, वुमेन के प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। देयर शुड बी द स्टेट फंडिंग इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट, और गवर्नमेंट पैसा देगी उसको टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। आप इलेक्शन एक्सपेंस में हम जो पैसा दे रहे हैं आप उसको खर्च कीजिए।
एंड दिस सपोर्ट वुड बी गिवन टू द काइंड ऑफ पेट्रोल पे, पेपर पे, टेलीफोन पे जो भी खर्च होगा वो सरकार देगी, और इट कुड बी गिवन टू द कैश ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोट्स टू सिक्योर बाय द पार्टीज ऑफ द लास्ट इलेक्शंस। इसके अलावा मान लो कैश भी दिया जा सकता है, कैश के तौर पे भी कि बेसिक ऑफ द वोट सिक्योर, ताकि आप वोट में जो खर्च हो आप उसको करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको खुद अगर खर्च करने दे दिया जाए तो जिसके पास जितना पैसा होगा वो खर्च कर देगा। वोट खरीदने के लिए पैसा बांटना होगा तो पैसा बांट देगा, लेकिन अगर सरकार के द्वारा ये पैसा तय करके दिया जाएगा, फिक्स करके दिया जाएगा कि सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी सबको 1-1 लाख रुपया मिल गया और सब 1-1 लाख रुपये का ही यूज करेगा, तो इससे फेयर ज्यादा होगा। नहीं तो ऐसे छोड़ दिया जाता है तो रूल जबकि बना हुआ है, याद होगा पढ़े थे हम लोग, 25 लाख 10 लाख का हम लोग कंडीशन पढ़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है ना कि एक एक इलेक्शन में लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, एक एक सीट पर लोग करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। तो इसको कोई चेक करने वाला ही नहीं है, कोई इसको एक तरीके से वेरिफिकेशन करने वाला ही नहीं है, तो ऐसे मामले हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका सुधार ये हो सकता है कि एक स्टेट फंडिंग बन जाए इलेक्शन के लिए अलग से, जहां से सरकार खुद सबको पैसा अवेलेबल कराए, ताकि सब जो है इक्वल फुटिंग पे रह करके, एक पैमाने पे सब रह करके डेवलपमेंट का काम कर सके, और सब अपने हिसाब से जनता को पॉलिसी समझा सके, और जनता जिसको लगे कि अच्छा पॉलिसी है उसको वोट दे। दिस सजेशन हैज नॉट हैव बीन टू एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अब बताओ इस सजेशन कभी पॉलिटिकल पार्टी मानेगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी सजेशन को नहीं मानेगा। इफ एंड वेन, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, बताना है, सजेशन देना है तो हम तो देंगे ही। इफ एंड वेन दिस पार्टी एक्सेप्ट दिस सजेशंस, इसके बावजूद भी क्या बोला गया है कि इफ वेन देर आर द एक्सेप्टेड इट कुड बी लीड टू सम इंप्रूवमेंट। अगर मान लो कोई एक्सेप्ट कर लिया इस पार्टी को तो बहुत फायदा होगा। We must be careful about to the legal solutions of political problems. लीगल सॉल्यूशन भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर ऑफ प्रोडक्टिव। This would be forced to all parties to find treat and laws. Besides, the political party would not agree to pass a law they do like. they do not like. वो चाहेगा नहीं कि ऐसा कोई लॉ पास हो जाए जिससे उसके हाथ बंध जाए। वो चाहेगा नहीं कि ऐसा कुछ कानून बन जाए जिससे उसको काम करने में परेशानी हो। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कुछ इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इलेक्शन कमीशन ऐसा कंडीशन ला दे जिससे वो प्रॉपर वर्क ना कर सके अपने हिसाब से। लेकिन जिस दिन से वो इस रूल को मान लेगा, इस सजेशन को मान लेगा, उस दिन से पार्टी में बहुत बड़ी सुधार देखने को मिल सकती है। लेकिन वो लोग सुधार नहीं करना चाहते, क्योंकि सुधार हो गया तो फिर थोड़ा सा पैसे का जो है ना आवाजाही वो कम हो जाएगा उनका। तो बताओ वो लोग ये चाहेंगे क्या कि पैसा ना आए? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। जल्दी बोलोगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर इसमें लॉ चलो, नहीं बनता। लॉ क्यों नहीं बनता है? लॉ इसलिए नहीं, लॉ बनाएगा कौन? जहां पर सुप्रीम कोर्ट का पावर है वहां तो लॉ बना दिया। अब ये सारे पे लॉ बनाने का अधिकार पॉलिटिकल पार्टी का है। अरे सरकार जो है वो खुद पॉलिटिकल पार्टी है, और खुद वो नहीं चाहेगा कि ऐसा लॉ बने, क्योंकि इस बार लॉ बना दिया तो अगला बार फिर वो कैसे खर्च करेगा पैसा, उसके बारे में भी तो सोचना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए वो इस तरीके का लॉ बनाना ही नहीं चाहता है जिससे उसको लॉस हो जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कल कोई दूसरा भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा वो भी यही बात बोलेगा कि हम क्यों बनाए ऐसा लॉ। आई बात समझ में? तुम लोग स्टेट पार्टी, ये क्या नाम है, नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ी थी तुम लोग, या तुम लोग पढ़ा था बुआ? यस सर। अच्छा, गुड 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 गुड। शिवम पढ़ा था ना बुआ? यस सर। तो एक क्लास और इसका रखते हैं इसलिए है क्योंकि उसको हम समझा देंगे। एक बार उसको देख लेना, पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को। कल पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ जो सजेशंस है उस सजेशन को और पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कल समझा देंगे। एक क्लास में कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एक क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको फिर अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। चलो, ऐसे भी ओवर ही हो जाएगा, पढ़ना तब तक बैठ के आराम से।
फिर इसका क्वेश्चन आंसर कल भी लिखवा भी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो बाय।